हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन एंड ग्राफ। पहले हम देखेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। स्लोप देखेंगे हम कि स्लोप क्या होता है। और इसके बाद जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए, ठीक है ना। तो इनको अलग से देखेंगे हम, ठीक है। बाकी के ग्राफ जो है हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, सर्कल वगैरह, एलिप्स, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अब हम देखेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अ क्वांटिटी विच कैन हैव डिफरेंट वैल्यू, ठीक है ना, जिनकी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, उसको बोलेंगे वेरिएबल। जैसे ट्री की हाइट, ठीक है ना, ट्री की हाइट वेरिएबल होती है, ठीक है ना। जो घर पे यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसका पावर, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पर हम अलग अलग नंबर ऑफ अप्लायंसेस चलाते हैं, ठीक है ना। तो पावर ऑफ अ हाउस, ठीक है ना, पावर ऑफ हाउस, पावर कंज्यूम ऑफ अ हाउस वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। मॉर्निंग में कुछ अलग पावर रहेगा, नाइट में कुछ अलग पावर रहेगा, ठीक है ना। आफ्टरनून में कुछ अलग पावर यूज कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो जिनकी वैल्यू जो है चेंज होती रहे, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो होल्ड करें, उनको बोलेंगे हम वेरिएबल, ठीक है। यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, वाई, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो प्रेशर रहेगा, वेरिएबल प्रेशर रहता है किसी बॉक्स में, तो वहां प्रेशर को पी से लिखते हैं जनरली। जरूरी नहीं पी से ही लिखें, और भी टर्म्स यूज कर सकते हैं हम। टेम्परेचर को टी कैपिटल से या थीटा वगैरह से यूज करते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर, वो भी वेरी करता है, मॉर्निंग में कुछ अलग रहेगा, आफ्टरनून में कुछ अलग रहेगा, ठीक है ना, नाइट में कुछ अलग रहेगा। टाइम, टाइम वेरिएबल है, अभी कुछ अलग टाइम हो रहा है, नेक्स्ट 1 घंटे बाद अलग टाइम होगा, 10 मिनट बाद अलग टाइम होगा। टाइम कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं अपने आप को, ठीक है ना। वेलोसिटी, एक बॉल लिया हमने, ड्रॉप किया, उनकी यहां पर वेलोसिटी कुछ अलग रहेगी, यहां पर वेलोसिटी अलग रहेगी, यहां पर वेलोसिटी अलग रहेगी, अलग अलग हाइट पर वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। तो ये भी वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये कुछ वेरिएबल लिखे गए हैं। इसको स्मॉल वी से लिखते हैं, इसको स्मॉल टी से जनरली लिखते हैं, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, और इसको पी से लिखते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहे उनको बोलेंगे हम कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे पाई कांस्टेंट है, 3.14 होता है, ठीक है ना। ई भी एक कांस्टेंट है, आगे देखेंगे हम, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है ई, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इससे थोड़ा सा कम रहता है वैसे वैक्यूम में, ठीक है ना। अप्रॉक्स ये वैल्यू रहता है, वो भी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल जो चेंज हो जाएंगे और कांस्टेंट जो चेंज नहीं होंगे, जिनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। और क्वांटिटी, ठीक है ना, हुज वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, रिमेन अनचेंज, रिमेन कांस्टेंट, उसको बोल देंगे हम कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं फंक्शन। फंक्शन बेसिकली दो वेरिएबल में रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है ना। दो वेरिएबल में रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं, एक को बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, एक को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे मान लो इस पेन को यहां से रिलीज करें हम, ठीक है, इस पेन को यहां से रिलीज करें, तो धीरे धीरे इनकी वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इनकी वेलोसिटी बढ़ेगा। तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहां लिख रहे हैं फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन इज डिपेंडेंट एंड अनदर वन इज इंडिपेंडेंट। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो, वैसे मैथ्स में देखेंगे मेनली आप इसे, ठीक है ना। अभी केवल लिख लो, हमें बहुत ज्यादा इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी हम सॉल्व करेंगे, वो बहुत ही आसान जो है इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना देखेंगे बस फंक्शन में हम मेनली, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फंक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है ना। अगर हम बात करें ओशन लेवल पर, ठीक है ना, सी लेवल पर, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। जैसे गुजरात वगैरह में अगर हम बात करें, ठीक है ना, कोस्टल एरियाज में, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना रहेगा, कुछ और रहेगा। और अगर हिल पर बात करें, ठीक है ना, हिल पर बात करें, उत्तराखंड और भी हाइट पर चले जाएं हम, ठीक है ना, जम्मू वगैरह में अगर हम बात करें,
तो वहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग रहेगा, क्योंकि एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है। ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और हाइट जो है या अल्टीट्यूड ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेलोसिटी ऑफ बॉल फंक्शन ऑफ हाइट, तो यहां पर जो है हाइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वेलोसिटी ऑफ बॉल फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम बात करेंगे तो तभी ये इंडिपेंडेंट रहेंगे और ये डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है ना। यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे गए हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ये बॉइलिंग पॉइंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और एल्टीट्यूड, हाइट और यहाँ टाइम जो आ रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। समझ गए। ठीक है ना। चलिए, जैसे अगर हमने आज एक ट्री को प्लांट किया, ठीक है ना, आज एक ट्री को प्लांट किया गया, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है ना, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ेगी। तो टाइम और हाइट में अगर देखेंगे ध्यान से, अब देखो कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ट्री की हाइट धीरे धीरे ट्री बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ट्री की हाइट जो है बढ़ रही है विथ टाइम। तो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज मतलब कंटिन्यूअस वे में चेंज होगा, टाइम पर हाइट डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, टाइम पर हाइट डिपेंड कर रहा है। टाइम हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हाइट हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ गए। चलिए, जैसे आपके घर में टंकी है, उसमें पानी रहता है और धीरे धीरे जब यूज करते हैं हम पानी, तो पानी का लेवल यहां पर कम होता है, तो ये हाइट कम होती है। तो टाइम और हाइट में अगर देखेंगे तो टाइम यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हाइट ऑफ वाटर इन, ठीक है ना, टंकी डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ठीक है ना। और टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। चलिए, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ गए हम। ठीक है। जैसे मान लो कोई यहां पर एक इक्वेशन लिखी गई है, इसको फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना। यहां पर 4x² + 1 है, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं हम, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तीन तरीके से लिखा जा रहा है, ये तीनों सेम है। ध्यान देखना, f(x) ये है, y ये है, या फिर y(x) ये है। ठीक है ना, तीनों सेम ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में। ठीक है ना। अच्छा, अगर हमसे बोला जाए कि f(x) = दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(1), f(1) की वैल्यू बताना है, तो f(1) का मतलब हुआ जहां पर x है वहां पर 1 रख दो, तो 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। या फिर बोला जाए y(1), ठीक है ना, y ब्रैकेट में 1 लिखा गया, इसका मतलब y(x) = 1, इसका रीड ऐसे करेंगे हम, y(x) = 1। ठीक है ना, ऐसे रीड करेंगे हम। ठीक है ना। तो यहां पर 1 रखेंगे तब भी यही आ जाएगा आंसर। जैसे बोला जाए f(2) कितना होगा, तो यहां पर x की जगह क्या रख देंगे, 2, तो 4 × 2² प्लस 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा 16 + 1 17 आ जाएगा यहां। समझ गए। फंक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। इसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे, जैसे मान लो ये अभी जो लिखा था हमने वही फंक्शन है। 1 इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना मिल रहा है हमें, 5। 2 इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना मिल रहा है हमें, 17। ठीक है ना, 1 इनपुट पर 5 और 2 आउट इनपुट पर 17। तो फंक्शन एक मशीन है, समझ लो, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुछ इनपुट डालेंगे कुछ आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है ना। जैसे ध्यान देखना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताया गया 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, 9th या 10th में बताया गया होगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, फिजिक्स में या मैथ्स में ऐसे लिखेंगे हम, वॉल्यूम, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है ना, वॉल्यूम फंक्शन ऑफ रेडियस इज इक्वल टू दिस। यहां पर रेडियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है। रेडियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना। अगर हमसे बोला जाए वॉल्यूम एट 3 का मतलब है r = 3, रेडियस = 3, तो कितना हो जाएगा, तो 4/3 π 3 का क्यूब
समझ रहे हैं ना? तो यहां से ये पावर कटेगा, 2 बच जाएगा और 936 पाई। अब जो भी यूनिट रहे, हम मान के चल रहे हैं मीटर है तो मीटर क्यूब में लिख लेंगे हम, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाएगा, ठीक है ना? इस टाइप से ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मान लो स्पीड दिया गया है, स्पीड को यूं भी लिख सकते हैं हम कि टाइम के फंक्शन में ऐसे है, ये भी लिखने का तरीका है, ऐसे भी लिखा जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू दिस। तो स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, और ये तो बताओ स्पीड एट टी इज इक्वल टू 2, इसको ऐसे रीड करेंगे, स्पीड एट टी इज इक्वल टू 2। खुद से कैलकुलेट करो आप पॉज करके। चलिए, आई थिंक आपने कैलकुलेट कर लिया है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, यहां पर हो जाएगा 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना? स्पीड एट टी इज इक्वल टू 1, पॉज करके कैलकुलेट करो, तो यहां पर मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ठीक है ना? तो यहां पर मिल जाएंगे 4 6 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? चलिए, ये क्वेश्चन है, पॉज करके आप कैलकुलेट करो। एफ ऑफ एक्स ये दिया गया है, तो एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1/2 कितना होगा, कैलकुलेट करो। तो यहां पर लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर -2, ये हो जाएगा 4 - 2 इज 2, और 1/2, तो यहां लिखेंगे हम 1/2 का स्क्वायर -2, ठीक है ना? तो ये मिल जाएगा हमें 1/4 - 2, तो यहां पर आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है? √2 रखेंगे तो यहां पर ध्यान देखना, √2 का स्क्वायर -2, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट, एफ ऑफ 0, इसको समझना केयरफुल होकर, ये अंदर एक फंक्शन बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो पहले इनको कैलकुलेट करेंगे कि एफ ऑफ 0 है क्या, ठीक है? तो एफ ऑफ 0, इस पर 0 रखो तो कितना आएगा, एफ ऑफ 0 इज -2, तो यहां रखेंगे हम -2, इसका मतलब है एफ ऑफ -2। अब -2 फिर से उसी फंक्शन में रखेंगे, ठीक है ना? तो -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर -2, तो -2 का स्क्वायर -2, दिस बिकम 4 - 2 2, ठीक है? यहां पर देखना एफ ऑफ 1, इसको ऐसे रीड करेंगे एफ ऑफ 1, ठीक है ना? मैथ्स में इसको कभी कभी F1 ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए, वो मैथ्स में आप देखेंगे, अभी हम सिंपल देखना है ऐसे ही। तो एफ ऑफ 1 कितना होगा, ध्यान देखना, एफ ऑफ 1 कितना होगा, तो पहले एफ ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेंगे, इस पर 1 रख दो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1, ठीक है ना? तो एफ ऑफ 1 इज -1, तो यहां रख दो -1, एफ ऑफ -1। अब -1 रखेंगे उसी पर, फिर से फंक्शन पर, ठीक है ना? तो -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2, अगेन बिकम -1, ठीक है? जैसे बोला जाए एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना? तो ये कितना रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू खुद जो है एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, -2 है, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी यही थी। अब जो है इसको फिर से रखना है हमें ध्यान से, ठीक है ना? एक्स का स्क्वायर होता है -2 होता है, और एक्स की जगह पर अभी कितना है, एक्स स्क्वायर -2 है। अब इसको ओपन कर देंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर -2, तो यहां पर बन जाएगा एक्स की पावर 4 -4x स्क्वायर और +2, ठीक है ना? कर लेंगे ऐसे। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। जैसे ये दिया गया है हमें फंक्शन, और हमें बताना, पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ 2 कितना है, फास्ट कैलकुलेट करो इसे। चलिए, कैलकुलेट कर लिया होगा आपने।
तो 2 का स्क्वायर यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1, दिस इज 1/3। समझ रहे हैं ना? 1/2 पर फंक्शन कितना देगा, और फंक्शन ये है, फंक्शन ये बताया गया हमें कि फंक्शन ये है, ठीक है। तो 1/2 अगर इस पर रखें, ध्यान देखना, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर -1। तो यहां पर हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 1/4 -1, तो नीचे बन जाएगा -3/4, ठीक है ना, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएंगे -4/3, ये मिल जाएगा हमें। इन पर देखना है हमें, तो फंक्शन अभी लिखा था हमने x² -1 है, तो इनका स्क्वायर -1, तो ध्यान से यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 1/9 -1, ठीक है ना, और ये बना देगा कितना, ध्यान से देखना, यहां पर बन जाएगा 1 -9/9, तो -8/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो ये मिल जाएगा -9/8, ठीक है ना। ये सिंप्लीफिकेशन हमें आना चाहिए, ठीक है ना, ये सिंप्लीफिकेशन में आना चाहिए। चलिए, इसमें f(1) अगर देखेंगे हम, तो f(1) हो जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 3 बिकम 0, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर हम f(3) देखें ध्यान से, तो f(3) देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 - 1, 3 + 3, 2 डिवाइडेड बाई 6, 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और f(1/4) अगर देखें ध्यान से हम, f(1/4) तो यहां पर हो जाएगा 1/4 - 1, 1/4 + 3, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3/4। इन्हें सॉल्व करेंगे तो 7, ये 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 4, यहां पर 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है ना। आपको a/b/c/d सॉल्व करना आता है, मान के चल रहे हैं, या भी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, -3/13 मिल जाएगा आंसर, ठीक है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए, जैसे ये है, तो a/b/c/d लिखा गया है, तो ये आपको आइडिया होगा कि इनका प्रोडक्ट जो है, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट ए में कर देते हैं और बी का प्रोडक्ट सी में कर देते हैं, ये आइडिया है हमें। तो यहां लिखा जाएगा a × d डिवाइडेड बाई b × c, ठीक है ना। जैसे कहीं लिखा गया 1/2 डिवाइडेड बाई 3/7, ठीक है ना, तो इसका मतलब रहेगा 1 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 3, 7/6, ठीक है। अच्छा, कहीं लिखा गया है a होल डिवाइडेड बाई b/c, ठीक है ना, तो ये रहेंगे a/1 बेसिकली है यहां पर, तो a × c डिवाइडेड बाई b रहेगा, ठीक है ना। और यहां पर c डिवाइडेड बाई 1 है मान लो, तो इसमें रहेगा a डिवाइडेड बाई b × c, समझ रहे हैं ना। अच्छा, और अगर कहीं ऐसा लिखा गया है, ठीक है, a की पावर m की पावर n, तो यहां पर बेसिकली इसका मतलब है a की पावर m, a की पावर m, a की पावर m n टाइम्स, ठीक है ना। तो n टाइम्स रहेगा, मतलब हुआ m m m m n टाइम्स जोड़ना है, ऐड करना है n टाइम्स, तो मतलब हुआ m × n, ठीक है। और यहां पर अगर यूं लिखा रहेगा तो यहां पर हो जाएगा a की पावर m - n। ये जो है छोटी क्लासेस में 8th वगैरह में आपने देखा होगा, 8th 9th में, ठीक है ना, तो ये याद होगा आपको। इसको भी लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में फिर से, ठीक है।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक ये भी है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो यहां पर ऐड हो जाएगा बस सिंपली, ठीक है ना। अब ये देखना इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर हमसे पूछा जाए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4.5, ठीक है ना, 4.5 4.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको लिख सकते हैं 4.5 इज इक्वल टू 4.5 भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 4 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 2 और फिर से 4.5 आ जाएगा। इसका मतलब तो ये है, ठीक है। और 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का मतलब होता है 2, क्योंकि ये 2 से डिवाइड 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू 2 है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं ग्राफ। ग्राफ बेसिकली दो क्वांटिटीज में अगर हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है ना, तो सिंपलेस्ट वे है इसको, ये दो वेरिएबल में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, ये मान लो ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो इंडिया के जो है स्कोर है ये, कि पहले ओवर में कितना रन है, दूसरे ओवर में कितना रन है, तीसरे ओवर में, फोर्थ ओवर, फिफ्थ, ऐसे ही T20 का मैच है और 20 ओवर में कितने रन बने हैं, ठीक है ना, 19 ओवर में कितने रन बने हैं ये बताया गया है, ठीक है। और यहां पर पाकिस्तान के जो है 20 ओवर में कितने रन बने हैं ये बताया गया है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ तो देखना आता है हमें, ठीक है ना, जो कैंडल लाइक ग्राफ बनते हैं वो देखना आता है कि पहले ओवर में, दूसरे ओवर, तीसरे ओवर में। और ये डॉट क्या रहते हैं, ये विकेट जहां पर गिरा हुआ है, यहां पर जो 2 विकेट गिरे हुए हैं, ठीक है ना, विकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना तो समझ में आता है आपको। अच्छा, इसी को ऐड करने लगे, मान लो हम कि पहले ओवर में जितना रन बना, दूसरे ओवर में जितना रन बना उसको ऐड करने। मान लो पहले ओवर में कुछ 5 रन बने, ठीक है ना, दूसरे ओवर में भी 5 बने, तो इसको 10 कर देते हैं हम। जितने ऐड करते जाएं, अगर जो रन बन रहे हैं उसको ऐड करते जाएं, तो ये ग्राफ हो जाएगा रन वर्सेस ओवर का, रन वर्सेस ओवर का ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप इजीली पता लगा सकते हो कि 12th ओवर में इंडिया के पास कितने रन थे, ठीक है ना, 12th ओवर में इंडिया के पास कितने रन थे, ठीक है, ये देखना आता है हमें ग्राफ, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर ओवर है और वाई एक्सिस पर रन है, ठीक है ना। कैसे रीड करते हैं ग्राफ को, यहां से जाएंगे सीधे और फिर यहां से यहां चले जाएंगे हम सीधे। यहां थोड़ा सा इधर उधर लाइन चली जा रही है, लेकिन अगर बहुत ही क्लियर ग्राफ बना हुआ है तो वहां पर आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे यहां पर दोनों टीम का स्कोर है, इंडिया का ये ब्लू वाला है और ये पाकिस्तान का जो है ग्रीन वाला ये है, ठीक है ना। तो यहां पर दिख रहा है इंडिया जो है काफी आगे हैं, यहां किसी भी ओवर में देखें हम काफी आगे हैं, ठीक है ना, लास्ट में विन कर जाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देखना हमें थोड़ा बहुत आता है, और ग्राफ हम समझेंगे तो लिख सकते हैं ग्राफ इज इजिएस्ट मेथड टू डिस्प्ले रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज या टू वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, जैसे यहां पर रन वर्सेस ओवर का ये ग्राफ था, ठीक। अब ध्यान से देखना, एक नई क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर, ठीक है ना। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था, याद करो 9th क्लास में पढ़ा था आपने, अगर ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देता था, याद करो, स्लोप कुछ रहता था ना, स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वहां था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड था, ठीक है। चलिए अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नई क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर। रेट ऑफ चेंज ऑफ रन का मतलब हुआ रन किस रेट से चेंज हो रहा है पर ओवर, मतलब चेंज इन रन
डिवाइडेड बाई चेंज इन ओवर, ठीक है ना। चेंज इन रन डिवाइडेड बाई चेंज इन ओवर को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर। मतलब फाइनल रन माइनस फाइनल ये इनिशियल रन डिवाइडेड बाई फाइनल ओवर माइनस इनिशियल ओवर, ठीक है ना। कितना रन में चेंज आया और कितना ओवर में चेंज आया उसको बोलेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ रन, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ओवर, ठीक है। तो यहां पर ये क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवर। तो दो टीमें हैं, बताओ किस टीम का रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विद रिस्पेक्ट टू ओवर ज्यादा रहेगा। पहली टीम का ज्यादा रहेगा कि दूसरी टीम का ज्यादा रहेगा। आप ग्राफ देखो, 180 रन दोनों ने अप्रोक्सीमेटली बनाए हैं। एक ने 15 ओवर में बना दिए हैं और एक ने 20 ओवर में बनाए हैं, ठीक है ना। एक 15 और एक 20 का है। तो किन का रेट ऑफ चेंज ऑफ रन, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ओवर ज्यादा रहेगा। तो ध्यान से देखना, इसमें चेंज इन रन इतना हुआ 180 का, कितने ओवर में, 15 ओवर में। तो हम बोलेंगे चेंज इन रन इज 180 और ओवर कितना है 15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो 12 रन पर ओवर बना है, ठीक है ना। 12 रन पर ओवर बना है ये। अच्छा, दूसरी टीम में, ये पहली टीम में देखेंगे अगर हम, ये दूसरी टीम का था, ठीक है ना, ये दूसरी टीम का था। पहली टीम का अगर देखेंगे हम, तो पहली टीम ने कितने रन बनाए 180, कितने ओवर में, 20 ओवर में, ठीक है ना। तो ये जो क्वांटिटी मिल रही है, ये क्वांटिटी दूसरे टीम का कितना रहेगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 20, ये हो जाएंगे 9 रन पर ओवर। समझ रहे हैं ना, 9 रन पर ओवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है स्लो खेल रहे हैं और ये जो है फास्ट खेल रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ कितनी तेजी से चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ कितनी तेजी से चेंज हो रहे हैं यही रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। जैसे यहां पर 9 रन पर ओवर से चेंज हो रहा है ग्राफ, यहां पर 12 रन पर ओवर से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो किनका रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर ज्यादा है, तो हम बोलेंगे टीम 2 का रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, अब बार बार जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ रन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर, ये बोलना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना एक लाइन बोलना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ रन वर्सेस ओवर। क्या बोलेंगे हम, स्लोप ऑफ रन वर्सेस ओवर, ठीक है ना। ये बोलना ज्यादा आसान है और रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर बोलना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाएगा, स्लोप ऑफ रन वर्सेस ओवर, ठीक है ना। स्लोप ऑफ रन वर्सेस ओवर, किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप जो है टीम 2 का ज्यादा है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। तो अब हम नई क्वांटिटी एक डिफाइन कर रहे हैं, स्लोप। तो आप गेस करो स्लोप किसका ज्यादा रहेगा, स्लोप ए का ज्यादा रहेगा या बी का ज्यादा रहेगा। इसमें देखो, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन यहां स्लोप ऑफ बी। क्यों, क्योंकि यहां स्लोप का मतलब हिंदी में होता है ढलान, ढलान इसमें ज्यादा है, शार्पनेस ज्यादा है, शार्प है ये, ठीक है ना। और ये उतने शार्प नहीं है, बी वाले उतने शार्प नहीं है। तो इनका स्लोप ज्यादा है और इनका स्लोप क्या है, कम है। यहां देखना, ये रीजन 1 है ग्राफ का और ये रीजन 2 है ग्राफ का। पहले कुछ स्लोप था, उसके बाद कुछ स्लोप हो गया। तो ध्यान से बताओ स्लोप बढ़ गया या घट गया, स्लोप यहां बढ़ गया या घट गया, ध्यान से देखो। तो यहां स्लोप बढ़ गया है, ठीक है ना। पहले ढलान कम थी, अब ढलान ज्यादा हो गई। तो हम लिख सकते हैं स्लोप इन रीजन 1 इज लेस देन स्लोप इन रीजन 2। समझ रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्लोप। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है।
स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स आइडिया हाउ फास्ट और स्लो वन क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है ना, बताया हमने, एक में 12 रन पर ओवर से चेंज हो रहा था, रन पर ओवर, और एक में 9 रन पर ओवर से चेंज हो रहा था। ठीक है ना, तो एक में स्लोप ज्यादा था और एक में स्लोप कम था। ठीक है, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ये भी बोल सकते हैं, ये प्रॉपर डेफिनेशन है स्लोप की। ठीक है ना, इसको लिख लो, पॉज करके फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब ध्यान समझना, स्लोप पॉजिटिव कब रहेगा और नेगेटिव कब रहेगा, हम समझने की कोशिश करते हैं। जब ग्राफ बढ़ रहा होगा, ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही होगी, ठीक है ना, जब भी ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे ये ग्राफ है या फिर ये ग्राफ है, दोनों में वैल्यू बढ़ रही है वाई की। ठीक है ना, वाई में जो क्वांटिटी रहेगा उसकी वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, तो यहां बोलते हैं स्लोप पॉजिटिव है। तो एंगल अगर ये लेस देन 90 रहता है तो स्लोप पॉजिटिव रहता है। और यहां अगर कुछ ऐसा हुआ ग्राफ, ये ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, ठीक है ना, या फिर ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, तो यहां पर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बनाएंगे ये ग्रेटर देन 90 रहता है। ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये ग्रेटर देन 90 रहता है। ये वाला एंगल नहीं लेना है हमें, ठीक है ना, हमें पॉजिटिव एंगल से मतलब है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो यहां पर एंगल ग्रेटर देन 90 है तो ग्राफ डिक्रीजिंग है, एंगल लेस देन 90 है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब है फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। और नेगेटिव स्लोप का मतलब है, ठीक है ना, नेगेटिव स्लोप का मतलब है फंक्शन की वैल्यू घट रही है। यहां पॉजिटिव स्लोप रहेगा, पॉजिटिव स्लोप मींस वाई क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इज पॉजिटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इज पॉजिटिव, इसमें अगर हमसे बोला जाए चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x कितना होगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि y पॉजिटिव हुआ, x भी पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नंबर करेंगे, पॉजिटिव ही आएगा। और यहां पर जैसे यहां से यहां गए, ध्यान देखना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहे हैं जब हम, तो x में तो पॉजिटिव चेंज आया, x बढ़े हैं, लेकिन y घट गए हैं। ठीक है ना, तो जब हम डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे यहां पर, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे यहां पर, तो ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी रहेगी ये नेगेटिव रहेगी और ये पॉजिटिव रहेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, इस वजह से यहां पर स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, यहां स्लोप नेगेटिव है और यहां स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो अभी मोटा मोटा ये समझ रहे हैं, जहां पर फंक्शन बढ़ रहा होगा, वैल्यू बढ़ रही है फंक्शन की, वहां पर स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव, एंगल क्या रहेगा, लेस देन 90। और जहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन रहेंगे वहां पर स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां लिखा जा रहा है फॉर पॉजिटिव स्लोप थीटा लेस देन 90, ठीक है ना, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद लिख रहे हैं नेगेटिव स्लोप मींस, ठीक है ना, y एक्सिस क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना, बिकॉज रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, ये देख लिया हमने, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव। ठीक है ना, मतलब x बढ़ रहा है तो y घट जा रहे हैं, x जब बढ़ रहा है तो y घट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, एंगल कितना रहेगा, ग्रेटर देन 90 रहेगा। तो यहां लिख लो ये, फॉर नेगेटिव स्लोप थीटा इज ग्रेटर देन 90 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये भी ग्राफ बना लेना, ये भी ग्राफ बना लेना, इसको बना लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, जीरो स्लोप। ठीक है ना, जीरो स्लोप का मतलब क्या रहेगा, जीरो स्लोप मींस वाई क्वांटिटी इज कांस्टेंट।
स्लोप जीरो है, रन जो है, रन का स्लोप जीरो है, रन का स्लोप जीरो है मतलब रन चेंज ही नहीं हो रहा है। जैसे मान लो रन वर्सेस टाइम का, ये ओवर का ग्राफ है, रन वर्सेस ओवर का ग्राफ है क्रिकेट मैच में। पहले तो ये ग्राफ था, उसके बाद ये हो गया, ठीक है। मान लो ये 50 रन तक बनाया इन्होंने, उसके बाद सारी बॉल डॉट जा रही हैं, डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल, ठीक है ना। तो रन बढ़ ही नहीं रहा है, ओवर बढ़ रहा है लेकिन रन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। ओवर बढ़ रहा है लेकिन रन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर स्लोप क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस है। तो चेंज इन वाई एक्सिस कितना है, जीरो, और एक्स एक्सिस में कुछ चेंज आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जीरो डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नंबर क्या देगा, जीरो दे देगा। तो यहां पर स्लोप क्या रहेगा, जीरो, ठीक है ना। स्लोप क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। स्लोप को आगे देखेंगे एम से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर एम क्या है, जीरो है। थीटा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा क्या रहेगा, जीरो, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ थीटा क्या रहेगा, जीरो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, जैसे मान लो हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, उसका स्लोप लिखना है। स्लोप का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस क्वांटिटी पर यूनिट रेट ऑफ ये चेंज ऑफ एक्स एक्सिस क्वांटिटी। तो जैसे मान लो यहां से यहां गए हैं, यहां पर y1 कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा, यहां पर x1 कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा, यहां पर कुछ x2 कोऑर्डिनेट होगा, यहां पर कुछ y2 कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। तो स्लोप का मतलब है, स्लोप का मतलब है चेंज इन y कितना आया डिवाइडेड बाई चेंज इन x कितना आया। तो चेंज इन y कितना आया, ठीक है ना। चेंज इन y को डेल्टा y से लिख रहे हैं, चेंज इन x को डेल्टा x से लिखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा स्लोप, समझ रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखना, ये क्या होता है, डेल्टा y क्या होता है, डेल्टा y होता है y2 माइनस y1। डेल्टा x क्या होता है, डेल्टा x होता है x2 माइनस x1। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, पॉज करके इसको लिख लो। स्लोप इज चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, ठीक है ना। स्लोप इज चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। चलिए आगे चलते हैं हम, वही यहां लिखा गया है, ठीक है ना। और स्लोप जो है tan थीटा रहता है। अच्छा इसको ध्यान से देखना, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर मानते हैं हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा, tan थीटा। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा अगर हमें देखना है तो हम बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। स्लोप इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस, और स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा भी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि tan थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही है, ठीक है। चलिए अच्छा मान लो कोई ऐसा फंक्शन है, ये कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया है जिसमें ये डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स देख लो, आ जाएगा इससे आंसर, ठीक है ना। लेकिन हम इससे बचते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, दिस लेंथ का मैग्नीट्यूड है चेंज, वाई जो है नेगेटिव में चेंज हुआ, यहां मान लो 100 है, यहां 50 है, तो डेल्टा वाई कितना होगा, -50। लेकिन हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, मॉड डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई मॉड डेल्टा एक्स, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हम खुद से डिसाइड करेंगे। एंगल अगर ग्रेटर देन 90 हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो माइनस लगा देंगे हम, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो प्लस लगा देंगे हम, ठीक है। इसको लिख लो अभी, अभी जैसे न्यूमेरिकल करेंगे ना तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, ये क्यों लिखाया गया अलग से, इसको लिख लो अलग से, ठीक है। पॉजिटिव का भी यूज करेंगे जब थीटा लेस देन 90 रहेगा, और नेगेटिव का भी यूज करेंगे जब थीटा ग्रेटर देन 90 रहेगा। इनको लिख लो, अभी जी एक आध न्यूमेरिकल करेंगे ना वहां समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं हम।
इसमें बताना है हमें स्लोप कितना है, इसमें हमें बताना है स्लोप कितना है। तो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा, थीटा 60 है, और tan 60 कितना होता है √3। तो यहां स्लोप कितना हो गया √3। ठीक है, इसमें बताओ स्लोप कितना होगा, पॉज करके लिखो। तो इसमें हो जाएगा स्लोप tan 30 1/√3। ठीक है, इसमें स्लोप देखो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा स्लोप tan 45 विच इज इक्वल टू 1। tan 45 1 होता है। अब बात है यहां स्लोप कितना रहेगा। ठीक है ना, तो दो तरीके हैं, ध्यान देखना, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको जो आसान लगे उससे सॉल्व करना आप। ठीक है ना, पहला तरीका हम लिखेंगे स्लोप को m से लिखते हैं, m इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो y2 ये है 0.1 पहला जो मिला, और दूसरा ये 2। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है ना, और इनकी वैल्यू अब लिख रहे हैं हम, ध्यान देखना। तो y2 यहां पर y कोऑर्डिनेट कितना है 0, माइनस यहां पर y कोऑर्डिनेट कितना है 5, y1, x2 3, x1 0। यहां पर आ जाएगा आंसर -5/3। अब दूसरा तरीका ध्यान से देखना, दूसरा तरीका बहुत आसान है। हम बताएंगे स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा पहले ही डिसाइड कर लेंगे हम। एंगल ग्रेटर देन 90, स्लोप है नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहां पहले ही माइनस साइन लगा दिया हमने। ठीक है, अब जो है दिस लेंथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दिस लेंथ, ठीक है ना, यहां से यहां तक की लेंथ मैग्नीट्यूड कितना है 5, और यहां से यहां तक की लेंथ कितना है 3। तो हम लिखेंगे 5/3, डायरेक्ट लिख देंगे हम। ये पूरा नाटक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें समझ रहे हैं ना, ये पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते थे हम स्लोप इज इक्वल टू 5/3, और माइनस में रहेगा। समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट, यहां पर स्लोप कितना रहेगा। तो एंगल 45 है, एंगल 45 है, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है ना, तो स्लोप क्या हो जाएगा यहां 1। ठीक है, अब बात है यहां पर स्लोप कितना रहेगा। तो ध्यान से देखना, यहां एंगल जो है लेस देन 90 है, हमको दिख रहा है, तो हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू प्लस दिस लेंथ। ये लेंथ कितना होगा, देखो ये लेंथ कितना होगा। तो यहां पर 8 है, यहां पर कोऑर्डिनेट y जो है, यहां पर सॉरी y कोऑर्डिनेट 5 है, यहां y कोऑर्डिनेट 3 है। तो 5 है, यहां 3 है, तो ये चेंज इन y कितना हुआ, ध्यान देखना, चेंज इन y कितना हुआ। तो यहां से यहां तक की लेंथ y का कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा 1 से 8 पर गए हैं, x कोऑर्डिनेट 1 से 8 पर गया है, यहां पर 1 था और यहां 8 है। जैसे यहां पर स्लोप बताना है, क्या है स्लोप, ठीक है, तो यहां पर स्लोप बताना है, तो हम बोलेंगे पहले ही माइनस लगा दो, क्योंकि हमको दिख रहा है एंगल ग्रेटर देन 90। ठीक है ना, और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है डिवाइडेड बाई इनका मैग्नीट्यूड, ध्यान से साइन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई दिस इज 8, 9 माइनस 1 8, ये आ जाएगा -1/4। स्लोप मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक है, तो स्लोप कैलकुलेशन अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इन फॉलोइंग ग्राफ। एक टर्म यहां पर डिफाइन कर रहे हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना, अलग से तो नहीं लिखा हमने, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख लिया है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन जहां भी वाई एक्सिस को कट करेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना, और एक्स एक्सिस को जहां पर कट करते हैं उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। ठीक है ना, वाई इंटरसेप्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर बताओ स्लोप क्या है,
और y इंटरसेप्ट को c से लिखेंगे, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट को हम c से लिखेंगे। कोई भी सिंबल यूज कर सकते थे लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक c यूज करते हैं, तो हम भी c यूज कर रहे हैं। तो स्लोप कितना है यहां पर देखो ध्यान से, पहले स्लोप होगा पॉजिटिव क्योंकि एंगल लेस देन 90 है, ठीक है ना, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और दिस लेंथ बाई दिस लेंथ, तो ये है 2, ये है 3, तो आ जाएगा कितना 2/3। y इंटरसेप्ट कितना है यहां पर देखो ध्यान से, y इंटरसेप्ट कितना है तो 2, y इंटरसेप्ट कितना है 2। और यहां देखेंगे अगर हम ध्यान से तो स्लोप देखो कितना है खुद से आप, और y इंटरसेप्ट कितना है, स्लोप देखो और y इंटरसेप्ट देखो। तो एंगल ग्रेटर देन 90 है, तो यहां रहेगा माइनस, और दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, तो दिस लेंथ कितना है 3, तो यहां पर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा -3/4 ही आ जाएगा। और y इंटरसेप्ट कितना है देखो, y इंटरसेप्ट कितना है, किस जगह पर, जिस भी जगह पर ये कट कर रहे हैं, ठीक है ना, x एक्सिस को y एक्सिस को, उनका y कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो यहां लिख लेंगे हम 3। ये देखो इसमें आप खुद बताओ स्लोप कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है, ट्राई करो केयरफुल होकर। तो स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, और एंगल लेस देन 90 दिख रहा है, पॉजिटिव होगा। दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 2, ये 3 है, यहां पर y कोऑर्डिनेट जो रहता है 3, और ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3/2। और y इंटरसेप्ट कितना है यहां पर, y इंटरसेप्ट कितना है 0, ठीक है ना, तो y इंटरसेप्ट कितना रहेगा 0, क्योंकि ये ओरिजिन से होके जा रहे हैं, जैसे ही ग्राफ ओरिजिन से कट करेगा तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। फाइंड स्लोप ऑफ ईच सेगमेंट, तो यहां पर हमारे पास कितने सेगमेंट हैं, एक सेगमेंट ये है, ए सेगमेंट बोल रहे हैं, इसको बी सेगमेंट बोल रहे हैं, इसको सी सेगमेंट बोल रहे हैं, 3 सेगमेंट हैं, तीनों का स्लोप बताना है। तो स्लोप ऑफ सेगमेंट ए, पहले गेस करो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ए पर, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एंगल लेस देन 90 है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आई यहां पर स्लोप क्या रहेगा, तो दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कितना है 4 डिवाइडेड बाई 3, यहां पर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 स्लोप। और स्लोप एट बी, स्लोप एट बी कितना रहेगा, बी पर स्लोप कितना रहेगा गेस करो, 0, क्योंकि y में चेंज ही नहीं हुआ यहां पर, तो यहां स्लोप कितना रहेगा 0। अब लिख रहे हैं हम स्लोप एट सी, ध्यान से देखना स्लोप एट सी कैसे निकाल रहे हैं हम, यहां से लेकर यहां तक, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट नहीं पता है, हम यहां चलते हैं, यहां से यहां स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन y कितना है देखो, y मैग्नीट्यूड, और ये x का मैग्नीट्यूड कितना है, होगा तो ये नेगेटिव, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये लेंथ कितना है ध्यान देखना, यहां से यहां तक की लेंथ कितना है 10, 7 और 3 मिलकर बना देंगे 10, डिवाइडेड बाई ये लेंथ कितना है, तो 5 to 10, ये लेंथ है 5, स्लोप हो जाएगा -2 का यहां स्लोप रहेगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा वेलोसिटी, ठीक है ना, तो वहां पर स्लोप वगैरह की जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसलिए हम देख रहे हैं अभी स्लोप कैलकुलेशन, ठीक है। यहां लिखा गया कमेंट ऑन स्लोप ऑफ फॉलोइंग, इसमें हमें स्लोप पे कमेंट करना है कि स्लोप जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है कि कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव, ये कमेंट करना है। तो ध्यान देखना है, यहां पर देखेंगे स्लोप ये है, यहां पर देखेंगे तो स्लोप ये है, स्लोप बढ़ गया, एंगल जो है बढ़ गया, थीटा बढ़ गया, tan थीटा बढ़ गया, ठीक है ना, तो स्लोप इंक्रीजिंग है, ठीक है, यहां लिख सकते हैं स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ठीक है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है स्लोप, स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहां पर अगर देखें ये ग्राफ है,
तो यहां देखो ध्यान से, यहां कुछ स्लोप है, ठीक है ना, यहां देखेंगे तो यहां कुछ स्लोप है, यहां देखेंगे तो स्लोप घट गया। देखो टेंजेंट यहां ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो स्लोप घट जाएगा। यहां पर एंगल ज्यादा है और यहां एंगल कम हो गया, तो स्लोप पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम स्लोप इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एंगल लेस देन 90 है, यहां पर भी लेस देन 90 यहां पर भी है, स्लोप इज पॉजिटिव। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। तो स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा, नो डाउट, स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है ना। एंड डिक्रीजिंग, ठीक है ना, तो स्लोप जो है पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां देखना ध्यान से, तो यहां देखेंगे तो पहले स्लोप कुछ था, उसके बाद स्लोप कम हो गया, फिर स्लोप और कम हो गया, फिर स्लोप बढ़ गया, फिर स्लोप और बढ़ गया, ठीक है ना। तो ए से बी तक देखेंगे तो स्लोप इंक्रीजिंग है, ये सॉरी डिक्रीजिंग है, ए टू बी स्लोप डिक्रीजिंग है, और बी टू सी देखेंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये मान के चल रहा है स्ट्रेट लाइन, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और सी से डी जो है फर्दर इंक्रीजिंग है स्लोप, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है लिखा जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा आई थिंक, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। m जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है यहां, ये m जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और y इंटरसेप्ट जो है c से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जहां पर ये कट करेगा y एक्सिस को, वो c कोऑर्डिनेट रहे, मतलब उसका कोऑर्डिनेट जो y का रहेगा, ठीक है ना, y की जो वैल्यू रहेगी वो c रहेगा, और स्लोप m से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। m इज इक्वल टू tan थीटा होता है और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c होता है। इतना पॉज करके लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अब ध्यान से देखना, हमें केवल कंपेयर करना है बस, ठीक है ना, कि इन तीन इक्वेशन, तीन लाइन है, एक ही ग्राफ पे बना दिया हमने, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देखना, थीटा लेस देन 90 है, ठीक है ना, तो स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा, तीनों का स्लोप सेम रहेगा, सेम स्लोप पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, इनका इंटरसेप्ट कितना है? 0, क्योंकि ये ओरिजिन से जा रहे हैं। इनका इंटरसेप्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव, और इनका इंटरसेप्ट क्या रहेगा? नेगेटिव, ठीक है ना। तो m जो है तीनों का पॉजिटिव है और सेम है, और c जो है एक का पॉजिटिव, एक का 0, एक का नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर देखेंगे तो m क्या रहेगा? तीनों का नेगेटिव है, ठीक है ना, और सेम है, तीनों का नेगेटिव है। इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इनका y इंटरसेप्ट 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन से कट कर गए, और इनका इंटरसेप्ट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। और इस इक्वेशन को अगर देखें ध्यान से, तो इसमें स्लोप क्या रहेगा? 0, ठीक है ना, स्लोप 0 रहेगा, और y इंटरसेप्ट क्या रहेगा? ठीक है ना, y इंटरसेप्ट क्या रहेगा? c है, c पॉजिटिव है, जो भी ये वैल्यू है कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, ये समझ गए। अब हमें बताना है, ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन से स्लोप और c1 की वैल्यू, c की वैल्यू बताना है, स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है, y इंटरसेप्ट, ठीक है ना, यहां लिखा नहीं गया, एंड y इंटरसेप्ट आप लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, जब भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा जाता है, जब भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा जाता है, तो y का जो मल्टीप्लायर होता है वो 1 होता है, ठीक है ना, y का मल्टीप्लायर 1 होता है, +1, ठीक है ना। जब y का मल्टीप्लायर +1 रहेगा तो x का मल्टीप्लायर स्लोप देगा, और यहां जो क्वांटिटी रहेगी प्लस सी में, वो y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखना, इसमें y का जो है मल्टीप्लायर 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 बनाएंगे, 1 बनाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो स्लोप कितना मिल गया? यहां पर 3/2 का स्लोप मिल गया, और y इंटरसेप्ट कितना मिल गया हमें? 3।
इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखेंगे, अभी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में नहीं लिखा गया है, ध्यान देखना कैसे लिख रहे हैं हम, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। अब लिख लिया हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, मतलब y एक साइड y रहेगा और y का मल्टीप्लायर 1 रहेगा, प्लस 1 रहेगा, और दूसरे साइड x और जो भी टर्म रहेंगे वो दूसरे साइड रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर स्लोप कितना है -1 और y इंटरसेप्ट कितना है 4। अच्छा, इसमें देखना ध्यान से, पहले तो ये 4 ये 2x जो है इधर ले चलो, इधर हो जाएगा -2x, ये भी इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 4, तो आ जाएगा x बाई 2, -3 डिवाइडेड बाई 4, -3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। तो स्लोप कितना रहेगा इसमें, स्लोप कितना रहेगा -1/2 और इंटरसेप्ट कितना रहेगा -3/4, ठीक है ना। ऐसे ही फोर्थ वाला खुद से कैलकुलेट करो आप ध्यान से। चलिए इस 3 को उधर ले चलो, -3 हो जाएगा और x है, और 4y है यहां, 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली लिखा गया है y इज इक्वल टू एक्स बाई 4 -3/4। ध्यान रखना ये नहीं करना था हमें कि इसको इधर लेकर चले गए, इसको इधर लेकर चले आए और y -1 में आ गया, y को प्लस में ही रखना है, ठीक है ना। y का जो मल्टीप्लायर रहेगा वो +1 ही होना चाहिए, ठीक है, तभी काम बनेगा हमारा। तो यहां पर आ जाएगा 1/4 स्लोप रहेगा और इंटरसेप्ट कितना रहेगा -3/4 रहेगा इंटरसेप्ट, ठीक है। चलिए अब इसमें कॉलम मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये डिफरेंस ग्राफ हैं ABCDEFGH, और इसमें बताना है हमें कि स्लोप जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं हम। इसमें बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले तो गेस करो स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एंगल लेस देन 90 है, स्लोप पॉजिटिव है, वैल्यू बढ़ रही है, तो स्लोप पॉजिटिव है इनका। इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर मैच द कॉलम अगर करेंगे हम, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, समझ रहे हैं। क्वेश्चन बी में अगर देखें हम तो गेस करो स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। यहां स्लोप क्या है देखो पहले, तो स्लोप क्या रहेगा, यहां एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया, स्लोप रहेगा नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव रहेगा। और इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या रहेगा पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या रहेगा पॉजिटिव। ये पहले आप ग्राफ बना लो अपनी कॉपी में ही, ठीक है ना, ये डायग्राम बना लो, CD पॉज करके बनाओ, उसके बाद EF को भी बनाओ पॉज करके आप खुद से, और GH को पॉज करके बनाओ और मैच कराओ फास्ट। AB तो हो गया मैच, अब जो है CD को मैच कराना है हमें। तो C में स्लोप क्या रहेगा नेगेटिव, स्लोप क्या रहेगा नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या रहेगा नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है, इंटरसेप्ट नेगेटिव। D में अगर हम बात करें स्लोप क्या रहेगा पॉजिटिव, स्लोप रहेगा पॉजिटिव D में, और इंटरसेप्ट क्या रहेगा जीरो, ठीक है ना। खैर जीरो इंटरसेप्ट वाला लिखा नहीं हमने, जीरो इंटरसेप्ट आप लिख सकते हैं, जीरो इंटरसेप्ट है यहां, ठीक है। और E और F में देखेंगे तो इसमें इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो C भी पॉजिटिव है और M भी पॉजिटिव है। आप मैच करा लेना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है इसलिए नहीं लिख रहे हम। इंटरसेप्ट यहां पर क्या है नेगेटिव, स्लोप क्या है यहां पर पॉजिटिव, ठीक है। G में इंटरसेप्ट क्या है जीरो, स्लोप क्या है नेगेटिव, ठीक है ना, एंगल ग्रेटर देन हो गया। इसमें देखेंगे स्लोप क्या है पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ, इसकी इक्वेशन हमें बताना है, ठीक है।
तो एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ध्यान देखना कैसे इक्वेशन लिख रहे हैं हम ग्राफ से। तो लिख रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, पहले ऐसे लिख लेंगे। अब देखो स्लोप कितना है, स्लोप है पॉजिटिव, और स्लोप कितना रहेगा 3/2। 3/2। इंटरसेप्ट क्या है 3, तो इंटरसेप्ट है 3। बस इक्वेशन आ गया, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 3 आ गया यही। ठीक है, आसान है। ये देखना y इज इक्वल टू स्लोप देखो कितना है, मल्टीप्लाई बाई x प्लस इंटरसेप्ट कितना है। तो स्लोप यहां पर है नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप में कितना वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और इंटरसेप्ट क्या रहेगा 2 का रहेगा इंटरसेप्ट। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। समझ रहे हैं। अब थर्ड देखना, यहां पर y इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है यहां पर देखना ध्यान से, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, एंगल लेस देन 90 है, और स्लोप होता है दिस बाई दिस, ध्यान रखना y वाला। तो 3/4। आप बोलोगे -3 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हमें इंटरेस्ट है बस, ठीक है ना। तो 3/4, तो 3x/4, ठीक है ना, और इंटरसेप्ट क्या है -3। बस आ गया इक्वेशन। इसमें खुद से लिखो, आप देखो, ट्राई करो। तो लिख रहे हैं हम y इज इक्वल टू स्लोप क्या रहेगा नेगेटिव, -3/2, 3/2 x और -3 हो गया इक्वेशन। ये देखो फिफ्थ, 45 डिग्री है ये। तो y इज tan थीटा कितना होता है, tan 45 होता है 1। तो स्लोप बताया था हमने, tan 45 से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1x प्लस 0, y इज इक्वल टू x ही हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो यहां पर एंगल, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है 150। तो tan 150 कितना रहेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे आप पिछले क्लास के लॉजिक से, या इसी क्लास में देखा था हमने, ठीक है ना, शुरुआत में। तो tan 150 पिछली क्लास में देखा था, सॉरी। tan 150 कितना हो जाएगा, tan 180 -30, सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan नेगेटिव रहेगा तो -tan 30, और मिल जाएगा हमें -1/√3। ये स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट 0 ही है, तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू m x। बस यही आ गया स्लोप, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू -x/√3, ये इक्वेशन है। ठीक है, यहां पर थोड़े से कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन है। स्लोप 0 है इसमें, तो y इज इक्वल टू स्लोप 0 है तो 0x लिखने की जरूरत ही नहीं है, और इंटरसेप्ट 4 है तो +4, y इज इक्वल टू 4। बेसिकली y इज इक्वल टू 4 का मतलब हर पॉइंट पर y 4 है, हर पॉइंट पर y 4 है, लाइन के हर पॉइंट पर y 4 है, x कुछ भी हो सकता है। ऐसे यहां पर y इज इक्वल टू क्या रहेगा -2, ठीक है ना, -2 -2 -2, स्लोप 0 ही है। सिमिलरली यहां पर स्लोप तो बहुत लार्ज रहेगा, स्लोप यहां पर डिफाइंड नहीं है एक तरह से हम बोल सकते हैं, और x इज इक्वल टू +2, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू +2 इसकी इक्वेशन है। आप गेस करो इसकी इक्वेशन क्या रहेगा। हर एक कोऑर्डिनेट पर x की वैल्यू -3 है, तो x इज इक्वल टू -3 रहेगा। ये दो अलग टाइप के हैं, बाकी सब y इज इक्वल टू mx प्लस c से आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ ऑन सेम ग्राफ, प्लॉट द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना, ऑन सेम ग्राफ। तो यहां √3 है, पहले इसको प्लॉट कर रहे हैं y1, इंटरसेप्ट 0 है, ओरिजिन से होके जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा इज इक्वल टू 60, tan थीटा इज इक्वल टू √3, सभी में स्लोप सेम है,
सभी पैरेलल लाइंस हैं, तो यहां पर जो है 60 डिग्री से होते हुए जाएंगे। ये y1 हो गया, इसमें से एक जो है y2 रहेंगे और एक y3 रहेंगे। आप गेस करो, ये तीनों पैरेलल लाइन है, हम हो सकता बना ना पाए हों लेकिन पैरेलल हैं ये। तो y1 y2 कौन से हैं, y2 और y3 कौन से हैं, तो ये रहेगा y2 और ये रहेगा y3। ठीक है, पॉज करके लिख लो इसको। प्लॉट फॉलोइंग इक्वेशन ऑन सेम ग्राफ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को प्लॉट करना है, तो यहां पर देखो स्लोप कितना है, स्लोप है 1। ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 मींस tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा कितना हो जाएगा 45। ठीक है ना, थीटा हो जाएगा 45 पहले वाले का, 45 और 1 से जा रहे हैं ये, तो इंटरसेप्ट 1 है 45 डिग्री। 45 मतलब ये एंगल इक्वल होंगे 45 डिग्री, तो ये हो गया y1। अब y2 प्लॉट करना है, तो y2 का इंटरसेप्ट तो 1 ही है लेकिन स्लोप ध्यान देखना 1/√3, स्लोप कितना है 1/√3, 1/√3 tan 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान देखना, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 पर थीटा कितना होता है 30, और थीटा अगर 30 हुआ, लाइन यहीं से जाना है लेकिन थीटा 30 है, तो गेस करो 1 करेक्ट है, ये 1 करेक्ट है या फिर 2 करेक्ट है, गेस करो 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है, तो इसमें 1 करेक्ट है। ठीक है ना, ये ही करेक्ट है, ये एंगल कम होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, और ये एंगल 45 है। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, माइनस में स्लोप है और इंटरसेप्ट 0 है, तो यहां से है नेगेटिव में स्लोप है। ठीक है ना, तो जब भी ऐसे रहे माइनस वाले, तो एक काम किया करो, एंगल इधर से मेजर करना स्टार्ट कर दिया करो, बस इसको प्लस मान के एंगल इधर से मेजर करना स्टार्ट कर दिया करो। तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू √3 है। ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा इज इक्वल टू -√3 लिखना चाहिए लेकिन हम लिख रहे हैं √3। ध्यान से देखना, थीटा 60 आ गया। बस ध्यान रखना यहां नेगेटिव वाले में हमें अदर साइड से एंगल मेजर करना है। ठीक है ना, तो ये एंगल 60 है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है नेगेटिव वाला। ठीक है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मैथ्स में जब पढ़ेंगे आप एक्चुअल, तो वहां समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए ये देखो, सेम ग्राफ पर इनको प्लॉट करना है, तो सेम ग्राफ पर प्लॉट करना है। पहला है 45 स्लोप, ये है 45, y1, y2 बस गेस करना है हमें, y2 गेस करना है। तो y2 अगर देखेंगे स्लोप बढ़ गया, ध्यान देखना स्लोप इसका ज्यादा है, तो स्लोप लार्ज है, तो ये रहेगा y2, ये रहेगा y2, सब ओरिजिन से जाएंगे, ये रहेगा y2। एग्जैक्ट नहीं प्लॉट कर पाएंगे हम, क्योंकि एंगल हमें tan इनवर्स 2 की वैल्यू टेबल से या कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा, लेकिन यहां गेस कर सकते हैं हम मोटा मोटा कि इससे बड़ा एंगल होगा, ये जो एंगल होगा 45 से बड़ा होगा, ये गेस कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हुआ कि एक क्वांटिटी को अगर हम डबल करेंगे दूसरी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। ठीक है ना, एक क्वांटिटी को डबल करेंगे दूसरी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो याद करो 10 क्लास में आपने पढ़ा था कि एक यहां पर अमीटर है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और एक यहां वोल्ट मीटर लगा दिया, बैटरी लगाया हमने, वेरिएबल बैटरी, ओम्स लॉ। तो वहां देखा था हमने वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है ना, वोल्टेज डबल करेंगे करंट डबल हो जाएगा। ठीक है ना, या करंट डबल करने के लिए वोल्टेज डबल करना पड़ेगा, वोल्टेज हाफ करेंगे करंट हाफ हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी को जिस फैक्टर से हम इंक्रीज करें दूसरी भी क्वांटिटी उसी फैक्टर से इंक्रीज हो जाए, या एक क्वांटिटी को जिस फैक्टर से डिक्रीज करें दूसरी भी क्वांटिटी उसी फैक्टर से डिक्रीज कर जाए, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां लिख रहे हैं टू क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ देयर
रेशियो रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना, देयर रेशियो रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहता है, यहां पर एक क्वांटिटी y में है, क्वांटिटी x में है, और इनका इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू के एक्स। के इज कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, के जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y को ये x को डबल करो आप, y डबल हो जाएगा, x को डबल करो y डबल हो जाएगा, ठीक है। और यहां tan थीटा कितना रहेगा, k, tan थीटा कितना रहेगा, k, ठीक है। लीनियर प्रोपोर्शनल क्वांटिटी, लीनियर प्रोपोर्शनल किसको बोलेंगे, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसको लीनियर प्रोपोर्शनल बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे ध्यान देखना, अभी तो नहीं, या आप फिजिक्स में तो 12th में देखेंगे, ऑप्टिक्स ये मॉडर्न फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 11th में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव होता है, ठीक है ना। ये कुछ है, ये सी की तरह बिहेव कर रहा है, ये स्लोप की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाई एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में है। जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होते हैं। यहां पर अगर एक क्वांटिटी को डबल करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी डबल नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्लस सी है। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, इनको बोलते हैं हम लीनियर प्रोपोर्शनल। एक्स और वाई आपस में लीनियर प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोला जाएगा इसको, ठीक है। चलिए इसको याद रखो, जब जहां पर भी ये जरूरत पड़ेगी वहां पर हम याद दिलाएंगे आपको फिर से, ठीक है ना। एक टर्म होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक क्वांटिटी को डबल किया, दूसरी क्वांटिटी हाफ हो गई, ठीक है ना। एक क्वांटिटी को डबल किया, दूसरी क्वांटिटी हाफ हो गई। जैसे ध्यान देखना, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है ना, कोई सिलेंडर है, इसका लेंथ हमने डबल किया, जैसे ही लेंथ डबल करेंगे एरिया हाफ हो जाएगा, जैसे लेंथ डबल करेंगे एरिया हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम रखना है, ठीक है ना। तो लेंथ इंटू वॉल्यूम, ये लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो लेंथ को लिख सकते हैं हम, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है ना। या फिर a जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/l लिख सकते हैं। लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, जैसे लेंथ को डबल करेंगे एरिया हाफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी किसी फैक्टर से इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसी फैक्टर से डिक्रीज कर जाए, इसको बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है दोनों में, ठीक है ना। तो यहां लिखा जा रहा है भाई, टू क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन बिकॉज ऑफ वन इंक्रीज अनदर डिक्रीज बाय सेम फैक्टर, ठीक है ना। एक क्वांटिटी जिस फैक्टर से इंक्रीज कर रही है, दूसरी क्वांटिटी उसी फैक्टर से डिक्रीज कर जाए, उसको बोलेंगे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये रिलेशन रहेगा कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये समझना आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, और प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर क्या आ जा रहा है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं वैसे तो, आगे देखेंगे इनका ग्राफ, ठीक है ना। जैसे यहां पर ध्यान देखना, x कुछ है, y कुछ है, x को हमने बढ़ाया तो y कम हो गए, x को और बढ़ाया हमने, y और कम हो गए। जैसे जैसे x बढ़ रहा है y कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। x जैसे जैसे बढ़ेगा y कम होते जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए आप दिमाग में रखना, जहां पर ये जरूरत पड़ेगी ना फिर से हम रिकॉल करते रहेंगे वहां पर, ठीक है। तो एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक लीनियर प्रोपोर्शनल है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तीन चीजें हम समझ गए हैं। अब हम देखेंगे राइटिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियरली वेरिंग फंक्शन। कोई फंक्शन जो लीनियरली वेरिंग रहेंगे उनकी इक्वेशन राइटिंग देखेंगे अब हम, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई एक क्वांटिटी है, ठीक है, y है, वो x के साथ वेरी कर रहे हैं, y है वो x के साथ वेरी कर रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू मान लो समथिंग कुछ है y1, लेट्स एक नंबर, और जब x की वैल्यू x2 है, ठीक है ना, तो वहां पर y की वैल्यू y2 है। तो हमें बताना है इसकी इक्वेशन, मतलब किसी भी x पर y की क्या वैल्यू रहेगी, हमें ये इक्वेशन बताना है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको कैसे लिख रहे हैं हम, ठीक है, केयरफुल होकर देखना। तो इसको अगर हम प्लॉट पर बनाएं, x इज इक्वल टू 0 पर y कितना है, y1 है,
ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0 पर y कितना है, y1 है, और x इज इक्वल टू x2 पर y की वैल्यू कितना है, y2 है, और यहां पर ये y1 है। तो ध्यान से देखना, अगर हम इक्वेशन लिखें इसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y इज इक्वल टू लिखेंगे एम एक्स प्लस सी। सी देखना ध्यान से कितना रहेगा, y1, यही y1 रहेगा c, ठीक है ना। और स्लोप कितना रहेगा, डेल्टा y दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई दिस लेंथ x2, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखना, एक इक्वेशन देख रहे हैं, एक फंक्शन देख रहे हैं। जैसे मान लो, वैसे तो ये 12th क्लास में देखेंगे, यहां पर कोई एक वायर है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस आप समझे होंगे, 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है वर्ड, ठीक है ना। मान लो यहां पर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R1 है, यहां रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R1 है, लेट्स। यहां रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R2 है, ये L लेंथ की रॉड है। तो हमें बताना है X डिस्टेंस पर कितना होगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, इसको बताना है। तो ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, बेसिकली ये Y है, ठीक है ना। एट द प्लेस ऑफ Y ये है, ये रहा y1, ये रहा y2, और ये रहा x इज इक्वल टू 0, ये रहा x इज इक्वल टू L। जो x2 था ना वही L है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर कैसे लिख रहे हैं, ध्यान देखना। तो इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ, मान लो यहां पर R1 है, यहां पर R2 है, तो इंक्रीज कितना हुआ, ये इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ होगा, तो यहां पर R2 माइनस R1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ, बेसिकली ये स्लोप का काम करेगा, मल्टीप्लाई बाई x प्लस इंटरसेप्ट। तो x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है, R1 है, x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है, R1 है, तो यहां लिख देंगे हम R1, ठीक है ना। ये इक्वेशन हो जाएगी, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये तरीका है लिखने का, एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि कोई एक रॉड है, ठीक है ना, यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है, x इज इक्वल टू 0 का टेम्परेचर कितना है, T1, और x इज इक्वल टू L का टेम्परेचर, L लेंथ पर टेम्परेचर कितना है, T2 है। वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर एट पोजीशन x पोजीशन पर टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है ना, इस रॉड का टेम्परेचर कितना होगा अगर टेम्परेचर लीनियरली वेरी कर रहा है तब, समझ रहे हैं। तो यहां ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं हम लिखेंगे टेम्परेचर इज इक्वल टू इंक्रीमेंट, हो सकता है ये लार्ज नंबर हो तो इंक्रीमेंट होगा, अगर स्मॉल नंबर होगा तो डिक्रीमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और प्लस इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कितना है इसमें, देखो ध्यान से, इंटरसेप्ट कितना है, तो इंटरसेप्ट यहां पर रहेंगे T1। अच्छा, यहां x लिखना मैं भूल गया, ठीक है ना, तो स्लोप m x प्लस सी लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। चलिए, ये थोड़ा सा टफ रहेगा जो नेक्स्ट हम केस देख रहे हैं, ध्यान देखना। यहां पर बताया गया हमें y और x में एक दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। x1 पर y की वैल्यू y1 है और x2 पर y की वैल्यू y2 है, ठीक है, और हमें बताना है इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो इस बार कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहां पर हम हैं, ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये कोऑर्डिनेट दिया गया है हमें, और ये कोऑर्डिनेट दिया गया, और हमसे पूछा जा रहा है कि फॉर अ गिवन x y कितना रहेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे हम, ये y2 है, केयरफुल होकर देखना, ये y1 है, और ये x1 है, और ये x2 है, ठीक है ना। एक ट्रिक भी देख लेंगे, अभी हम लॉन्ग मेथड से देख रहे हैं, एक ट्रिक भी इसके बाद देखेंगे हम, ध्यान देखना। तो इस सेगमेंट का ध्यान देखना, यहां से लेकर यहां तक फुल का स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा, तो हम लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई
x2 माइनस x1, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना केयरफुल होकर, हम केवल और केवल यहां से यहां तक का स्लोप लिख रहे हैं, बस यहां से यहां तक का स्लोप लिख रहे हैं, ठीक है ना, इनिशियल से लेकर y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो स्लोप कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, दिस लेंथ इज y माइनस x, सॉरी y माइनस y1, ये लेंथ हमें चाहिए था, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, x माइनस x1, ठीक है ना। तो इससे इक्वेशन लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो ध्यान से देखना है ये कैसे लिखा जा रहा है, y इज इक्वल टू, यहां तो स्लोप का टर्म है, केयरफुल होकर देखना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस x1, ठीक है ना, और ये जो है यहां पर आ जाएंगे प्लस y1, ठीक है। तो इसको इंटरसेप्ट वाले से तो नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। जैसे एक रियल एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, एक रॉड है, ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर x1 कोऑर्डिनेट पर T1 है और x2 कोऑर्डिनेट पर T2 है, एंड वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर एट कोऑर्डिनेट x, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देखना कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं T इज इक्वल टू, ठीक है ना, इनिशियल टेम्परेचर, हम कैसे लिखते हैं, ध्यान देखना, इनिशियल टेम्परेचर प्लस इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 पर यूनिट लेंथ, x2 माइनस x1 लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड लेंथ, ये रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है, तो रिक्वायर्ड लेंथ है x माइनस x1, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना ये वही है, y की वैल्यू लिखना था हमें, तो हम बोल रहे हैं y1 प्लस, ध्यान देखना, y1 प्लस स्लोप मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है ना। तो यहां लिखा जा रहा है वही, इनिशियल टेम्परेचर प्लस इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है ना। ये ट्रिक इसमें भी लग जाएगी, यही इसमें भी लग जाएगा लॉजिक, ध्यान देखना इसमें कैसे लगाएंगे, हमें लिखना है रेजिस्टेंस, तो हम बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है ना, इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड लेंथ, बस यहां रिक्वायर्ड लेंथ x रहेगा, ठीक है ना। तो चाहे आप y इज इक्वल टू mx प्लस c से लिखें या फिर इस लॉजिक से लिखें, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम, एक एग्जांपल ध्यान से देखना, यहां पर एक रॉड है, ठीक है ना, बहुत लंबी रॉड है ये, ठीक है, हमें बताया गया कि 30 मीटर पर, x इज इक्वल टू 30 मीटर पर यहां पर रॉड का टेम्परेचर दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, और x इज इक्वल टू 50 मीटर पर हमें बताया गया है टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, और हमसे पूछा जा रहा है किसी भी कोऑर्डिनेट पर बता दो टेम्परेचर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, हम लिखेंगे टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर प्लस इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ, तो इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर कितना है 200, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर कितना है 200 पर यूनिट लेंथ, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड लेंथ, तो यहां x कोऑर्डिनेट रहेगा, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितना हो जाएगा, आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी जो ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जो और भी ग्राफ बच गए हैं, जैसे पैराबोला हुआ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ, एलिप्स हुआ, ठीक है ना, और भी कुछ ज्योमेट्री, स्फीयर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ठीक है ना, इस टाइप से जो भी बच गए हैं उनको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।